प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय भूगोल वीकली टेस्ट का प्रश्न आप लोगों ने दे दिया होगा या देने वाले हैं। आप लोग आंसर देख लीजिए क्या क्या आने वाला है आपका, और बढ़िया से कॉपी में इसको नोट करके याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो आपका लिया जा रहा है वीकली टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जेसीईआरटी इसका आंसर जारी करता है, और अभी जेसीईआरटी ने आंसर नहीं दिया है। ये शिक्षक के द्वारा तैयार किया आंसर है। जेसीईआरटी जब आंसर को देगा तो फिर मैं आंसर को DRGP82 साइट पर डाल दूंगा। ये आपको क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख के सर्च कीजिएगा, उसमें दीपक कुमार मिलेगा। उसको क्लिक करके आप इसका PDF फॉर्मेट में नोट्स को देख सकते हैं, और वो जो आंसर रहेगा वो जेसीईआरटी द्वारा दिया हुआ रहेगा। तो फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो यहाँ जलीय चक्र का भाग कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा जल योजन। ये जल योजन क्या है? जलीय क्षेत्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण जल में होता है, वर्षण भी होता है, संघन भी होता है, मतलब जमता भी है पानी। जबकि जल योजन क्या होता है? ये जलीय चक्र का भाग नहीं होता है, इसलिए पहला का सी हो जाएगा, जल योजन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो 1000 ग्राम में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा का सी। तीसरा है, निम्नलिखित उच्चावचन मंडल सागरीय बेसिन की विशेषताएं हैं। तो क्या है? महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, गहरे सागरीय मैदान, या महासागरीय गर्त। अब इसमें यहाँ तट से सागर की ओर जाने का सही अनुक्रम होता है। तो तट से सागर की ओर जाने का अनुक्रम है 2 1 4 3 होगा, या 1 2 4 3 होगा। मतलब यहाँ है 2 2, मतलब पहले ये आएगा, फिर 1, फिर ये आएगा, या फिर 4 ये आएगा, कि फिर ये आएगा। इस तरह आपको देखना है इसका क्रम वाइज। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा का जो सही आंसर है वो ये क्रम बनेगा, सबसे पहले 2, फिर आपका 1, फिर आपका 3, और फिर आपका 4। तो यहाँ पर तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता मिलती है। तो उच्चतम जो लवणता है वो मिलती है वान झील में। तो चौथा का आपका सी हो जाएगा, वान झील। पांचवा है, सा गैसो सागर स्थित है। तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर के मध्य में। इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जबकि यहाँ इस तरह का नहीं दिया है, ये लिखा अटलांटिक महासागर के मध्य में। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में होना चाहिए था। 100 गैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये आप डी ऑप्शन अभी फिलहाल इसको मार सकते हैं। छठा है, बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है। तो इसकी स्थिति क्या होती है? तो ये होता है आपका एक रेखीय। तो छठा का ए हो जाएगा, एक रेखीय। सातवां है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो ये आपका जो है कौन उत्तरदायी नहीं है? तो डी है, कॉरिओलियस बल। ये आपका उत्तरदायी नहीं है। ये बल किस काम में आता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये आपका ज्वार भाटा में ये बल उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ पर सातवां का डी हो जाएगा। आठवां है आपका, स्वेल क्या है। तो स्वेल आपका क्या है? तो इसको करेक्ट आंसर ऐसे सुनामी होना चाहिए। अगर आपके लगता है कि आपका अगर दूसरा आंसर है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे हिसाब से इसका सुनामी होना चाहिए। तो आठवां का सी आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। नौवां है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये जो आपका पारित किया गया था ये किया गया था 1972 में, और इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया। मतलब जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया, और इसमें संशोधन जो है वो जनवरी 2003 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अगर संशोधन पूछेगा तो 2003। 10वां है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र जो है आपका है
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर 10वां का ए हो जाएगा। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तरंग या लहर क्या है? तो सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठाव व गिराव को लहर या तरंग कहा जाता है। 12वां है जैव विविधता क्या है? तो यहाँ हो जाएगा किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। जैव विविधता सजीव संपदा है। लघुत्तरीय प्रश्न है आपका उष्णता दर्शन वक्र क्या है? तो झील के सतह क्षेत्र और गहराई के बीच संबंधों को दर्शाने और कुल झील की मात्रा की गणना करने के लिए हाइपोमेट्रिक वक्रों मतलब उष्णता दर्शन वक्र का उपयोग आमतौर पर ल्यूमोलॉजी में किया जाता है। हाइपोमेट्रिक को ही हम लोग उष्णता दर्शन कहते हैं। ये उष्णता दर्शन हिंदी नाम हो गया, ये आपका हाइपोमेट्रिक जो है वो इंग्लिश नाम है। फिर है हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से अधिक संकट में है, उसमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। यहाँ हॉट स्पॉट मतलब नेट को नहीं समझ लेना कि हॉट स्पॉट ऑन करो नेट मेरा चलेगा, वो नहीं है। यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। महाद्वीपीय मग्न तट क्या है? मानव के लिए इसका क्या महत्व होता है? तो महाद्वीपों के चारों ओर सागरीय तट का वह भाग जो जलमग्न है तथा 30 से 600 मीटर तक गहरा होता है तथा जिसका समुद्र की ओर ढाल प्रवणता या उससे कम होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। मग्न तट मतलब पानी में डूबा हुआ तट या महाद्वीपों का ही भाग है। महासागरों में इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु जिन तटों के किनारे पर्वत पाए जाते हैं वहाँ यह मग्न तट संकरा होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों की रचना समुद्र तल के ऊपर उठने के कारण होती है। सागरीय अपरदन से इसका निर्माण होता है। महाद्वीपीय मग्न तट मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ मछलियों के विशाल भंडार है। खनिज संपदा के दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा मैग्नीज यहाँ खनन किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। और लास्ट क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो समुद्र के पानी का वह भाग जो निश्चित क्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निश्चित दिशा में चलता है उसे जलधारा अथवा महासागरीय धारा कहते हैं। ये वास्तव में समुद्र के अंदर बहने वाली गर्म और ठंडे जल की नदियां होती है जिनके किनारे स्थित पानी के बने होते चलने के कारण महासागरीय धाराओं के चलने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मतलब यहाँ कारण पूछा जा रहा है। जो यहाँ क्वेश्चन है आपका महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण, तो इसके ये कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला प्रचलित पवनें, तो प्रचलित पवनें सदा एक ही दिशा में चलती रहती है, समुद्र के जल को भी अपने साथ बहाकर ले जाती, इस तरह धाराएं उत्पन्न होती। दूसरा पॉइंट है तापमान में अंतर, तो भूमध्य सागरीय रेखीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, इसका कारण वहाँ सागर का जल फैलता है और ध्रुवों की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर ध्रुवों पर तापमान कम होता है और वहाँ का जल भीतर ही भीतर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार जल धाराओं का जन्म होता है। तीसरा कारण है लवणों में अंतर, तो समुद्र के जल में अनेक लवण मतलब नमक घुले होते हैं। जिस जल में लवण अधिक होते हैं वह जल भारी होकर नीचे बैठ जाता है। इसका स्थान लेने के लिए कम लवण वाला हल्का जल इसकी ओर बहने लगता है, इस कारण धारा उत्पन्न हो जाती है। चौथा पॉइंट है महाद्वीपीय तटों की बनावट, तो जल धाराएं महाद्वीपों के तटों के साथ साथ बहती है, अतः महाद्वीपों के तटों की बनावट धाराओं को नई दिशा देती है। दिशा परिवर्तन के साथ ही एक नई धारा का जन्म होता है। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।